नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पे। अपन जो पढ़ रहे हैं वो है ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। जैसा कि अपनी जो लास्ट जो क्लास जो थी वो थी पादप उत्तकों के बारे में, और उत्तकों के बारे में अपन ने जो थे वो जो उत्तकों के प्रकार जो है जिसके अंदर अपन ने विभजोतक के ऊपर अपन ने जैसे मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेमेटिक जो है उनके प्रकार पढ़े। ठीक है, और उनके प्रकारों के जो आधार जो थे जिसके अंदर आपको विभाजन तल था। ठीक है, उसके बाद में इसका उद्गम था। ठीक है, और ये अलग अलग जो स्थिति के आधार पे इनके अपन ने अलग अलग प्रकार पढ़े। फिर अपन ने पढ़े सरल उत्तक। ठीक है, और सरल उत्तक के बाद में ठीक है अब पढ़ते हैं अपन जटिल उत्तकों के बारे में। सरल उत्तक में 3 उत्तक पढ़े अपन ने। मृदु उत्तक पढ़ा जिसको पेरेन्काइमा बोला जाता है। ठीक है, दर्दो उत्तक पढ़ा जिसको स्क्लेरेन्काइमा काम बोला जाता है। और एक है कोणीय स्थूलो कोण उत्तक जिसको बोला जाता है अपने कोलेनकाइमा। ठीक है, तो ये अपन ने 3 जो थे वो सरल उत्तक अपन ने पढ़े। सरल स्थायी उत्तक आज जो पढ़ रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, जिसके अंदर जो होता है कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनसे ये जो बने हुए होते हैं वो जो उनमें सेल जो होती है या कोशिकाएं जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होने के कारण इनको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज बोला जाता है या जटिल उत्तक कहा जाता है। तो चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि कैसे होते हैं ये जटिल उत्तक। देख, सबसे पहला है जटिल उत्तक जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं मिलती है। ठीक है, यानी ये सामूहिक रूप से एक ही कार्य को संपन्न करती है। ठीक है, तो सामूहिक रूप से तो ये इकाई की तरह काम करेगी, यानी इनका कार्य जो होगा वो जैसे 4 से या 5 है। ठीक है, ये जो मिलके बनती है तो ये चारों जो है वो एक ही तरह से कार्य करती है। ठीक है, तो जितनी भी मिलके जो कोशिकाएं बनेगी वो सभी एक ही प्रकार का कार्य करेगी, लेकिन इनके प्रकार जो होते हैं कोशिकाओं के वो अलग अलग होते हैं, तो उनको बोलते हैं अपन जटिल उत्तक। यानी मेन जो है वो क्या है, इसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। यानी एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं और दूसरा इन सभी कोशिका इकाई की तरह बाती कार्य करती है, यानी मिलके मिलकर एक कार्य को संपन्न करती है, एक ही कार्य को संपन्न करती है संपन्न करती है, एक ही कार्य को संपन्न करेगी। दूसरा है इनके दो जो है वो पाए जाते हैं उत्तक जटिल उत्तकों में, एक तो है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। इनको जाइलम और फ्लोएम को इनको संवन उत्तक भी कहा जाता है। वन उत्तक जिनको वेस्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज, क्योंकि ये संवन का कार्य करते हैं, यानी ये किसी न किसी पदार्थ को पादप के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करते हैं। यानी ये क्या करेंगे, ये भोजन और जल और खनिज लवणों का क्या करते हैं, संवन करते हैं, इसलिए इनको संवन उत्तक भी कहा जाता है। सबसे पहला जो है वो दारू या जाइलम उत्तक होता है। जाइलम उत्तक का हिंदी में नाम दारू उत्तक है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है क्या, जाइलम। जाइलम जाइलम जो है उसका मेन जो कार्य जो होता है वो जड़ से रूट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनिमल जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट जो होते हैं उनके अंदर क्या करता है, ये भोजन को सप्लाई करने में मदद करता है। ठीक है, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट के अंदर क्या करेगा, ये वाटर प्लस मिनरल्स खनिज लवणों का क्या करता है, यह ट्रांसपोर्टेशन करता है। यानी रूट से लगाकर डिफरेंट पार्ट जो होंगे जिसमें लीफ आएगी स्टेम आएगा, उन सबके ट्रांसपोर्टेशन में जो मदद करेगा वो कौन करता है, वो जाइलम करता है। ठीक है, ये एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल है, एक दिशीय, एक ही दिशा में नीचे से ऊपर की तरफ ये सप्लाई करते हैं। संवन उत्तक है,
इसे हेड्रोम भी कहा जाता है, क्योंकि हेड्रोम का मतलब होता है जो किसका करता है, जल का संबंध करता है, जल का संबंध करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हेड्रोम भी कहा जाता है। और लेप्ट्रोम जो है वो कहता है फूड का जो संबंध करते हैं। इसका कार्य मूल द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। इसका मेन कार्य क्या है कि ये खनिज लवणों को और जल को कापे रूट से विभिन्न भागों तक ये पहुंचाने का कार्य करता है। ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको बोला जाता है क्या, एक तो बोला जाता है वाहिनिकाय, ठीक है, दूसरा बोला जाता है वाहिकाय, जाइलम, ठीक है, काष्ठ मृदु ऊतक, और जाइलम क्या होता है, काष्ठ जो है वो क्या है, फाइबर है या रेसे होते हैं, ठीक है। तो ये कास्ट क्या होता है, इसमें फाइबर या रेसे होते हैं। एक मिनट, अब है वाहिका। वाहिका को बोला जाता है ट्रैकिट्स। क्या बोला जाता है, ट्रैकिट्स। वाहिनिकाओं को बोला जाता है वेसल्स। ठीक है, जाइलम मर्दूतक या जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम पेरेनकाइमा, ठीक है। और कास्ट ऐसे जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर्स, ठीक है। तो ये होते हैं इसमें ऊतकों के अंदर। जाइलम के अंदर 4 प्रकार के होते हैं, वाहिका, वाहिनिकाय, जाइलम मृदु ऊतक, जाइलम जो है वो कास्ट फाइबर। सबसे पहला जो है वो है वाहिनिकाय, जिन्हें बोला जाता है ट्रैकिट्स, ठीक है। देखो ट्रैकिट जो है वो आपको कैसी होती है, लंबी होती है, इसकी संरचना जो है वो लंबी है, ठीक है। और दूसरी जो होती है किनारों से ये नुकीली होती है, कैसी होती है, किनारों से ये नुकीली होती है, ठीक है। दूसरी चीज ये आपस में कैसी होती है, समानांतर चलती है, और अक्ष पे होती है, सीधी लंबवत अक्ष पे होती है, सीधी ऊपर की तरफ ये चलती है, और आपस में कैसी होती है, ये जुड़ी हुई रहती है। इनकी जो मध्य भित्ति होती है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, घुल जाती है, ठीक है। तो ये आपस में एक यूनिट की तरह कार्य कर रही है। आधारभूत कोशिका है, यानी सबसे ज्यादा जो है वो क्या है, आधारभूत कोशिका कौन सी है, वो है ट्रैकिट्स होती है। कौन सी होती है, ट्रैकिट्स। लंबी होती है, नलिकाकार होती है, और दोनों के शीर्ष पर पतली या नुकीली होती है। कैसी होती है, नुकीली है, नुकीली होती है, नुकीली, ठीक है। परिपक्व अवस्था के अंदर जैसे ये मैच्योर होती है, यानी पहले इसके अंदर क्या मिलता है अपने को, जीव द्रव्य पाया जाता है, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, तब जीव द्रव्य जो होता है वो इसमें से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अच्छा, जीव द्रव्य खत्म होने से क्या होगा, ये मर्त हो जाती है, ठीक है। और इसके अंदर मर्त की और दूसरी विशेषता है कि इसमें लिग्निन, लिग्निन जो होती है वो इसका क्या होता है, डिपोजिशन होता है, लेकिन ये इतनी मोटी नहीं होती है, ठीक है। तो देखो इसमें परिपक्व अवस्था में जीव द्रव्य नहीं होता, और जीव द्रव्य नहीं होने के कारण ये कैसी हो जाती है, मर्त हो जाती है। कैसी हो जाती है, मर्त हो जाती है। और वो भी किस अवस्था में, परिपक्व अवस्था में। परिपक्व अवस्था में जीव द्रव्य नहीं होगा, और जीव द्रव्य नहीं होगा तो कैसी हो जाएगी, मर्त हो जाएगी। इनकी भित्ति दृढ़ होती है, ठीक है, और किंतु लिग्नीभूत होती है। लिग्नीभूत का मतलब होता है लिग्निन का जमाव होता है। किसका जमाव होता है, इसमें लिग्निन का जमाव होता है, लिग्निन का जमाव होता है। अत्यधिक मोटी नहीं होती लिग्निन जो होती है, वो अत्यधिक मोटी नहीं होती है। तो द्वितीयक भित्ति की परतों में विविध प्रकार का स्थूलन पाया जाता है। अच्छा, इसमें स्थूलन भी पाया जाता है। स्थूलन जो है इनकी द्वितीय भित्ति होती है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, इसमें स्थूलन पाया जाता है। अच्छा, स्थूलन के कारण इनमें इनमें सर्पिलाकार दिखता है। जैसे स्थूलन जो होगा वो आपको अगर देखें तो अगर इस तरह से मिलता है, ये सर्पिलाकार होता है, ठीक है। वलाकार भी होता है, यानी आपको रिंग जैसा मिलेगा। ये वलय, ये वलय वलाकार होता है, ठीक है। जाली का वर्त होता है, जाली का वर्त,
ये जालिकावर्त हो गई, ठीक है। उसके बाद में है ये गर्ती भी होता है, पीट्स भी मिलते हैं इसमें, सोपान वाला भी होता है। सोपान वाला आपको इस तरह से सोपान यानी आपको सीढ़िया की सीढ़ियां मिलेगी, ये सोपान वाला हो गया, ठीक है। गर्ती में ये गर्त वाला होता है, गर्ती में आप देखोगे तो इसके अंदर आपको गर्त मिलेंगे इस तरह से, पीट मिलते हैं, खड्डे मिलते हैं, गुहा मिलती है, ठीक है। तो अलग अलग तरह के इसमें क्या होते हैं, सर्पिलाकार सर्पल का सर्पल के रूप में यहाँ पे क्या होता है, जमा होता है, ठीक है। वलय के रूप में होता है, सोपान के रूप में होता है, जालिकावर्त होता है और गर्त में होता है। इनकी भित्तियों पे सरल और परिवेशित गर्त भी मिलते हैं। सरल जो होते हैं वो आपको ये जैसे सेल है, इसके अंदर जो है वो इस तरह से अपने को ये गर्त मिलते हैं, ठीक है। और परिवेशित जो है वो थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। इस तरह से बड़े वाले जो होते हैं उनको बोला जाता है परिवेशित गर्त, ठीक है। ये गर्त, ठीक है। परिवेशित गर्त, बॉर्डर गर्त बोले जाते हैं। और दूसरे जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, वो कैसे होते हैं, सरल होते हैं, ठीक है। एक गर्ती भी होता है और बहु मल्टी जो है वो क्या होता है, पिट वाला भी होते हैं। टेरिडोफाइट के अंदर अनावर्त बीजियों में तथा आवर्त बीजियों में सभी संबंध पादपों में ये पाई जाती है, यानी ये सभी में पाई जाती है। टेरिडोफाइटा से स्टार्ट है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइटा में से कुछ होता नहीं है, संबंध जो है वो मिलते नहीं है, टेरिडोफाइटा में मिलते हैं, ठीक है। आवर्त बीजियों में मिलता है और अनावर्त बीजियों में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में ये पाए जाते हैं। पौधे के ये कहाँ पे होते हैं, लंबवत अक्ष में होते हैं, इसलिए पौधे को आलंबन भी प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये लंबवत अक्ष में होते हैं समांतर, ठीक है। और ये संचय जल संबंध के अतिरिक्त पौधे को यांत्रिक आलंबन भी प्रदान करते हैं, यानी उनको आंतरिक सहायता से देते हैं। अब है वाहिका। वाहिका जो है वो कैसी है, वाहिका आप देखोगे, ठीक है। ये जो है वो आपके ट्रैकिट्स थी और ये है आपके वेसल्स। वेसल्स कैसी होती है वो देखते हैं अपन। लंबी होती है, बेलनाकार होती है और नलिकामय होती है। कैसी है, नलिका सम संरचना होती है। भित्ति पे किसका जमा होता है, लिग्निन का जमा होता है। किसका जमा होता है, लिग्निन का। और मैंने आपको बताया लिग्निन होता है, एक चौड़ी केंद्रीय गुहा होती है इसके अंदर, ठीक है। और ये कैसी होती है, मर्त होती है, जीवदरीय बीन होती है। और जीवदरीय बीन है तो वो क्या है, लिग्निन का जमाव होता है। यानी लिग्निन के जमाव के कारण ये कैसी है, ये कैसी हो जाती है, जीवदरीय बीन हो जाती है और किसका जमाव, मर्त हो जाती है, ठीक है। केंद्रीय भाग इसका कैसा होता है, छोटा होता है। इनका व्यास जो होता है वो वाहिनिकाओं से यानी ट्रैकिट की अपेक्षा अधिक होता है। तो आप देख रहे हो ये जो है वो वेसल्स है, ये आपकी क्या है, वेसल्स। तो इसका व्यास देख लो तो एक इसका व्यास देख लो, व्यास इसका क्या होता है, ज्यादा होता है। सिरों की भित्तियां छिद्रित होती है, जो परफोरेट होती है। सिरों की भित्तियां देख लो, या आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ये छिद्र नजर आएगी। ये कैसी होती है, परफोरेट प्लेट होती है, ठीक है। चालनी जो होती है वो क्या है, प्लेट होती है, ये परफोरेट छिद्रित प्लेट, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, यहाँ पे छिद्रित प्लेट कहा जाता है। इनकी भित्तियों में वलाकार, सर्पिलाकार, सोपानावर्त, जालिकावर्त, गर्ती, ये भी इनका क्या होता है, जमा होता है, जमा होता है, ठीक है। किस रूप में हो सकता है, जालिकावर्त भी हो सकता है, वलयकार भी हो सकता है, सर्पिलाकार भी हो सकता है, सोपान वाले भी हो सकते हैं और पीठ वाले भी हो सकते हैं। ये भी कैसी चलती है, लक्ष्य लंबवत अक्ष पे चलती है। आवर्त अनावर्त बीजियों में, जिम्नोटेरिड में क्या होती है, ये अनुपस्थित होती है। अनावर्त बीजी में और टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में और टेरिडोफाइटा में ये कैसी होती है, अनुपस्थित होती है या माइनस होती है। वाहिनिकाओं की अपेक्षा जल व खनिज परिवहन का अधिक करती है या दक्ष होती है। यानी सबसे ज्यादा जो है वो कौन करती है, ये क्यों करती है, इसका रीजन ये है कि ये ज्यादातर कैसी होती है, छिद्रित होती है। कैसी होती है, छिद्रित होने के कारण, छिद्रित होने के कारण
छिद्रित होने के कारण ये जल और खनिज लवणों का परिवहन क्या करती है, ये ज्यादा करती है, ठीक है, दक्ष होती है। पौधों में दृढ़ता प्रदान भी करती है, क्या करती है, ये दृढ़ता प्रदान भी करती है, मजबूती भी देती है। तो ये और उसमें अंतर क्या है, इसका व्यास जो होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, ऊपर वाले पे आप देखोगे तो उस पे छिद्र मिलते हैं, परफोरेट प्लेट बोलते हैं उसको, छिद्रित प्लेट बोला जाता है, ठीक है। दूसरी बात जो है इसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं और बहुत सारे छिद्र की वजह से ये जल एवं खनिज लवणों का क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा क्या करती है, परिवहन करती है, ये याद रखना। ये जैसे बताए एनुअलर है, ये स्पाइरल है, सर्पिल है, ठीक है, ये सोपान वाला है, ठीक है, ये सिंपल गर्त है और ये बॉर्डर गर्त है, परिवेशित है, परिवेशित, ठीक है। तो अलग अलग होते हैं ये ट्रैकेट्स के अलग अलग प्रकार होते हैं, किसके जमाव के कारण। अब होता है क्या, जाइलम या कास्ट मृदु उत्तक, जिसको जाइलम पेरेन्काइमा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जाइलम पेरेन्काइमा। अब सीधी सी बात है, पेरेन्काइमा है, ये मृदु उत्तकीय है, तो इसमें जो कोशिकाएं मिलती है वो जीवित होगी और मृदु उत्तकीय होगी। कैसी होगी, जीवित तथा मृदु उत्तकीय होती है, ठीक है, कैसी होती है, जीवित तथा मृदु उत्तकीय होती है। इनकी भित्ति कैसी होती है, पतली होती है और सेलुलोज से बनी हुई होती है, किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज से बनी हुई होती है। ये वसा, स्टार्च, अन्य पदार्थों जैसे टैनिन भोजन के रूप में संचित करती है, इनका संचय करती है ये, ठीक है। मुख्य कार्य इसका जो है वो भोजन पदार्थों का संचय करना है, लेकिन ये जल संबंध में भी सहायता करती है, ठीक है, यहाँ पे एक काम तो यह करेगी। इनकी भित्तियों पे गर्त पाए जाते हैं, गर्त भी पाए जाते हैं, इनकी भित्तियों में क्या पाए जाते हैं, ये गर्त पाए जाते हैं। तो ये होती है जाइलम मृदु उत्तकीय सेल, जो मृदु उत्तकीय प्रकार की होती है, सेलुलोज से बनी हुई होती है, पतली होती है इनकी भित्ति, ठीक है। वसा और स्टार्च का क्या करती है, संचय करती है, संचित करती है। इसका मुख्य कार्य भोजन का संचय करना है, लेकिन ये जल परिवहन में भी क्या करती है, सहायता करती है, ठीक है। और इनकी भित्ति पे भी क्या पाए जाते हैं, गर्त पाए जाते हैं, ये इनकी खासियत होती है। फिर है जाइलम कास्ट या कास्ट रेसे, जिनको बोला जाता है जाइलम फाइबर्स बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जाइलम फाइबर्स। ये कैसी होती है, दर्द उत्तकीय होती है, सीधी सी बात है। कौन सी है, स्क्लेरेनकाइमा है, कौन सी है, स्क्लेरेनकाइमा की सेल यहाँ पे मिलती है, रेसे है, ठीक है। दूसरी चीज ये लंबी होगी और नुकीली होगी, क्योंकि ये आगे चल के क्या बनाते हैं, रेसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये रेसे बनाते हैं। तो ये कैसी होती है, लंबी और नुकीली होती है, रेसों के रूप में होती है, तो इसलिए, ठीक है। इनकी भित्ति मोटी होती है तथा अनेक गर्त पाए जाते हैं, ठीक है। केंद्रीय गुहा नाम मात्र की होती है, यानी बहुत छोटी होती है, छोटी होती है। इनका प्रमुख कार्य पौधों को दृढ़ता प्रदान करना है और सारा प्रदान करना है, ठीक है। पौधे को दृढ़ता वगैरह कौन प्रदान करेगा, यही प्रदान करेंगे। सबसे पहले बनने वाले जाइलम को, कुछ बातें हैं, सबसे पहले बनने वाले जाइलम को आदि दारू कहते हैं या प्रोटोजाइलम कहते हैं। तो सबसे पहला जाइलम जो है, पहला जाइलम जो होगा उसको बोला जाता है प्रोटोजाइलम, क्या बोला जाता है, प्रोटोजाइलम। बाद में बनने वाले जाइलम को, बाद में बनने वाले उसको जाइलम को क्या बोलेंगे, मेटाजाइलम कहा जाता है, क्या बोला जाता है, मेटाजाइलम कहा जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है उसको, मेटाजाइलम। बाद में बनने वाले को क्या बोला जाएगा, मेटाजाइलम कहा जाता है। एक होता है अंत आदि दारू, एंडार्स जिसको बोला जाता है, एंडार्स बोला जाता है, एक बोला जाता है एक्चार्स, ठीक है। तो प्रोटोजाइलम केंद्र में होगा, प्रोटोजाइलम आपको मिलेगा, वो कहां पे मिलेगा, केंद्र में मिलेगा, यानी प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम, ठीक है। और बाहर की तरफ जो होंगे, परिधि की तरफ, वो कौन से होंगे, मेटाजाइलम, ठीक है। तो इस स्थिति को बोला जाता है एंडार्स, क्या बोला जाता है, एंडार्स बोला जाता है, ठीक है। जिसमें केंद्र में कौन रहता है, केंद्र में रहता है प्रोटो, ठीक है, ये प्रोटो, और परिधि की तरफ कौन रहता है, वो रहता है कौन सा, मेटा, इसको बोलेंगे एंडार्स। और इसका उल्टा,
ठीक है। प्रोटोजाइलम परिधि की तरफ हो, अगर प्रोटोजाइलम जो है वो कहां पे है, प्रोटोजाइलम परिधि की तरफ होता है, ठीक है। और मेटाजाइलम जो होता है वो कहां होता है, केंद्र की तरफ होता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति को बोलेंगे एक्चार्स, एक्स एक्चार्स, ठीक है। क्या बोला जाएगा, एक्चार्स बोला जाएगा, और उसको बोला जाता है एंडार्स, ठीक है। अंतःदारू और बाह्य दारू, दारू जो होते हैं यानी दारू जो है, या दारू से मतलब वो लीकर से नहीं, दारू का मतलब होता है जाइलम से, ठीक है। तो ये होता है ये वाला। अब है पोषवाक, पोषवाक या फ्लोयम, फ्लोयम जो है उसको लेप्ट्रॉम भी कहा जाता है, ठीक है। और बास्ट जो है इसमें कास्ट कोशिकाएं होती है, इसलिए इसको बास्ट भी कहा जाता है, ठीक है। भोजन का संबंध करता है ये पत्ती में बने या हरे भाग में बने, चाहे वो स्टेम हो, लीव्स हो, हरा है और फोटोसिंथेसिस का कार्य कर रहा है, और उसमें बने जो है वो भोजन को ये पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, ठीक है। तो ये यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि पत्तियों में खाना बनता है वो सभी भागों में नहीं, रूट में भी जाएगा और कुछ ऊपर वाले भागों में ही भी जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसका मेन कार्य जो है, इसको लेप्ट्रॉन भी कहा जाता है, बास्ट भी कहा जाता है। ये पौधे को हरे भागों से निर्मित भोज्य पदार्थों का क्या करता है, दूसरे भागों में वितरण का कार्य करता है। भोजन का दूसरे भागों में क्या करता है, जहाँ पे बना है वहां से ये दूसरे भागों में क्या करता है, वितरण करता है। अच्छा, इसमें जो है वो 4 प्रकार की सेल पाई जाती है। एक तो होती है चालनी नलिका जिनको स्वीट ट्यूब्स कहा जाता है, एक होती है सकोशिका जिसको कॉम्पेनियन सेल कहा जाता है, एक होता है इसके अंदर फ्लोएम मृदु उत्तक होता है जिसको फ्लोएम पेरेन्काइमा कहा जाता है, एक होता है फ्लोएम फाइबर्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या है, कॉम्पेनियन सेल है, ठीक है, चालनी नलिका है, ठीक है, और ये फ्लोएम मृदु उत्तक है और फ्लोएम रेशे होते हैं। सबसे पहला है वो है चालनी नलिका। चालनी नलिका नाम से पता लग रहा है, चालनी नलिका छलनी जैसी होती है। तो ये कैसी होती है, परफोरेट होती है। कैसी होती है, ये परफोरेट होती है। परफोरेट का मतलब होता है छिद्रित वाली होती है, और ये छिद्र बनाती है, ये ऐसे छिद्र होते हैं, ये छिद्र प्लेट की तरह कार्य करती है, ठीक है। और ये कौन सी है, ये वाली लंबी है, नलिका का समान होती है इनकी कोशिका। कोशिका भित्ति पर किसका जमा होता है, सेलुलोज का जमा होता है। इनकी कोशिका में गुहा जो होती है वो कैसी होती है, बड़ी होती है, बड़ी गुहा होती है। कोशिकाओं की अनुप्रस्थ भित्ति में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। जो अनुप्रस्थ भित्ति होती है उनमें कई प्रकार क्या पाए जाते हैं, ये छिद्र पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ मतलब जो पास पास की जो होती है इस, ठीक है, ये वाली जो भित्ति है उसमें कई सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है। इनकी भित्तियों को चालनी पट्टिकाएं कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको, चालनी पट्टिका, स्विल प्लेट्स भी कहते हैं। पट्टिका साधारणतः कैसी होती है, थोड़ी सी तिरछी रूप में लगी हुई रहती है। तो ये होती है तिरछी रूप में लगी हुई रहती है, ठीक है। चालनी नलिकाओं के अंदर जो है वो केंद्रकों का अभाव होता है, और केंद्रकों का अभाव होता है तो इसका नियंत्रण जो है वो कौन करता है, कॉम्पेनियन, या नियंत्रण जो है वो सकोशिका करती है। नियंत्रण इनकी कौन सी करती है, सकोशिका द्वारा। तो सकोशिका द्वारा कॉम्पेनियन सेल इनको क्या करती है, नियंत्रण करती है, क्योंकि इनमें केंद्रक का अभाव होता है, ठीक है, तिरछी होती है और केंद्रक का अभाव होता है, जो आगे आ जाएगा। ये स्यू ट्यूब के एलिमेंट्स होते हैं, ये पीले रंग के। ये देखो यहाँ पे जो है वो कैसी है, ये छिद्रित हो गई है। ये जो है वो पेरेन्काइमा है, ये कॉम्पेनियन सेल है, और ये सिविल पोर होते हैं। चालनी नलिकाओं में और क्या विशेषता है, परिपक्व अवस्था में इनका केंद्र विलुप्त होता है। ये इसकी बात क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। यानी कौन सी नलिकाओं के अंदर या प्लांट की कौन सी कोशिकाओं के अंदर आपको पूछे तो एक कौन सी है, चालनी नलिकाओं के अंदर केंद्र का अभाव होता है परिपक्व अवस्था में। इनमें अनेक क्रियाकलाप जो होता है वो सकोशिका द्वारा क्या होता है, केंद्रक द्वारा नियंत्रण होता है, क्योंकि इनका नियंत्रण कौन करता है,
सकोशिका करती है। अगर सकोशिका खत्म हो जाए तो इनका भी कार्य क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। भोजन को ये गुलित अवस्थाओं में क्या करती है, स्थानांतरित करती है। छेद है तो सीधी सी छेद में से क्या करेगी, पास आउट करेगी गुलित अवस्था में। शरद ऋतुओं में क्या होता है कि शरद ऋतु में चांदनी पट्टिकाओं पे कुछ कार्बोहाइड्रेट का जमा हो जाता है, जिसको कैलस बोला जाता है। क्या, पट्टिकाओं पे कैलस नामक कार्बोहाइड्रेट जम जाता है। ये कैलस नाम की गर्त में, नाम की परत में जम जाता है। ठीक है, गर्त होती है उसके अंदर ये क्या हो जाता है, कैलस क्या हो जाता है, जम जाता है। इस कारण ये नलिका अपना कार्य बहुत कम या बंद कर देती है, यानी शरद ऋतु में ये कार्य कम हो जाता है। ठीक है, भोजन का। और क्या होता है ये, क्योंकि यहाँ पे जो है वो छिद्र जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, या गर्त जो होती है वो चांदनी पट्टिकाओं में क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, या उसमें वो क्या हो जाता है, भर जाने के कारण। और भरते किससे, कार्बोहाइड्रेट के, कौन सा होता है, कैलोस। फिर बसंत ऋतु में, शरद ऋतु के बाद में बसंत ऋतु जब आती है तो क्या हो जाता है, ये जो मौसम आने पे क्या होगा, ये कैलोस घुल जाता है। और घुल जाता है तो छिद्र वापस खुल जाता है। क्या हो जाता है, खुल जाता है। तो बसंत ऋतु में कैलोस घुल जाएगा और ये जो है वो छिद्र जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, और वापस कार्य करना क्या कर देंगे, वो आरंभ कर देंगे। तो वापस पुनः कार्य करना वो क्या कर लेते हैं, आरंभ कर लेते हैं। तो ये भी बात इसकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि भाई कैलोस का जमा होता है कार्बोहाइड्रेट का, जिससे शरद ऋतु के अंदर क्या होता है, ये जम जाते हैं, और आप बसंत ऋतु में देखोगे तो ये वापस खुल जाते हैं। जिन चांदनी नलिकाओं में कैलोस स्थायी रूप बन जाता है वो निष्क्रिय हो जाती है। सीधी सी बात है, भर गया और स्थायी रूप से भर गया तो सीधी सी बात है वो काम करना क्या कर लेगी, बंद कर देती है। फिर टेरिडोफाइटा और आवर्त बीजियों के पौधों में ये अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, चांदनी नलिका नहीं पाई जाती है। तो ये होती है चांदनी नलिका। अब है सकोशिका। सकोशिका जो चांदनी नलिकाओं को क्या देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, उनके कार्य को नियंत्रण करते हैं, वो कहलाती है कौन सी, सकोशिका। ये मृदु उत्तकीय होगी क्योंकि ये जीवित रहती है। सघन द्रव्य वाली होती है, द्रव्य जीव द्रव्य विसंगम। चांदनी नलिकाओं के पार्श्व में स्थित होती है। तो आप देख रहे हो कि चांदनी नलिकाओं के ये पास में जो स्थित है ये कैसी है, ये कहलाती है सकोशिका कहलाती है। ये सकोशिका कहलाती है। ठीक है, ये लंबवत भित्ति के साधारण में गर्त होते हैं। इनकी भित्तियों पे क्या होते हैं, लंबवत क्या होते हैं, गर्त पाए जाते हैं। ये दोनों अपने उद्गम, स्थिति व कार्य में घनिष्ठ रूप से संबंध होता है। किनके किनके, एक तो घनिष्ठ रूप से संबंध किसका बीच में है, चांदनी कोशिकाओं के बीच में। क्यों है, क्योंकि इन दोनों का निर्माण एक ही विभजोतक से होता है, इनका निर्माण जो होता है वो एक ही विभजोतक से होने के कारण दोनों के में घनिष्ठता वाला क्या होता है, संबंध होता है। केंद्रक अधिक बड़ा होता है, कोशिका भित्ति पतली होती है और सेलुलोज की बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है, और केंद्रक भी बड़ा होता है। परिपक्व चांदनी नलिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, अतः यह सकोशिका द्वारा नियंत्रित होती है। ये बात किसकी है, चांदनी नलिकाओं की है, जो अपने पहले पढ़ रखी है। ठीक है, यानी चांदनी नलिकाओं में केंद्रक नहीं होता तो वो सकोशिका जो होती है वो इसको करती है। चांदनी नलिकाओं में दाब प्रवणता कौन बनाए रखता है, सकोशिका द्वारा बनाया जाता है। प्रेशर ग्रेडियंट कितना जो है वो डिफ्यूजन के द्वारा जाएगा। संबंध में सहायता करता है, जो किस में सहायता करता है, ये ग्रेडियंट जो होगा वो किस में सहायता करेगा, संबंध में। अनावर्त बीजी टेरिडोफाइट वर्ग के पौधों में सकोशिका अनुपस्थित होती है। सकोशिका क्या मिलेगी इसमें, अनुपस्थित मिलेगी। और इसके स्थान पे, सकोशिका के स्थान पे एल्बुमिनियस कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी, एल्बुमिनियस कोशिकाएं पाई जाती है। तो यानी टेरिडोफाइट और अनावर्त बीजी पौधों में सकोशिका नहीं होती है और सकोशिका के स्थान पे एल्बुमिनियस कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, तो ये होती है मृदु उत्तकीय है। इसमें कोशिका द्रव सघन होता है, कोशिका भित्ति मोटी होती है, सॉरी पतली होती है, सेलुलोज से बनी हुई होती है, केंद्रक बड़ा होता है। ठीक है, केंद्रक
बड़ा होता है। कोशिका भित्ति जो होती है पतली सेलुलोज से बनी होती है। ये क्या करती है, ये चालनी नलिकाओं में क्या करती है, उसको नियंत्रण करती है, उसके कार्य को नियंत्रण करती है, क्योंकि इसमें केंद्रक मिलता है। चालनी नलिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। इनका उद्गम और चालनी नलिकाओं का उद्गम एक ही क्या होता है, विभजोतक से होने के कारण इनमें उद्गम की स्थिति और कार्य में घनिष्ठता पाई जाती है। टेरिडोफाइटा अनावृत बीजी में सकोशिका नहीं होती है, और सकोशिका नहीं होती है तो उसके स्थान पे अल्बुमिनियस कोशिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट है फ्लोएम मर्दु उत्तक। वही है, ये भी जीवित कोशिका होती है, चालनी नलिकाओं के बीच में ये पाई जाती है। मर्दु उत्तकीय कोशिकाओं की भांति होती है, ये मर्दु उत्तकीय कोशिका की भांति होती है। ये भोजन तथा अन्य पदार्थ जैसे रेजिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज का एकत्रित करने का कार्य करती है। ये इनको एकत्रित करती है। एक बीजपत्री के अंदर ये अनुपस्थित होती है। कौन? फ्लोएम जो है वो क्या, मृदु उत्तक या फ्लोएम पेरेन्काइमा। दूसरा होता है फ्लोएम रेसे। ये दर्दो उत्तक काले होते हैं, इनकी भित्ति मोटी होती है और लिग्निनभूत होती है। लिग्निनभूत होने के कारण अनेक गर्द भी होते हैं और ये कैसी होती है, मर्त होती है, लंबी है, दोनों सिरों से नुकीली और मर्त होती है। मर्त क्यों? क्योंकि लिग्निन। ये पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है जो और ये इनसे रेसे प्राप्त होते हैं, इनसे रेसे प्राप्त होते हैं, रेसे प्राप्त होते हैं, जिनसे क्या बनती है, रस्सियां बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? रस्सियां बनाई जाती है। पटसन, भांग जैसे पौधों के फ्लोएम तंतु बहुत ही अधिक आर्थिक महत्व है, क्योंकि इनसे क्या बनाई जाती है, रस्सियां बनाई जाती है। सबसे पहले बनने वाले फ्लोएम सक्रिय चालनी नलिका है, जिसको बोला जाता है प्राक फ्लोएम, प्रोटोफ्लोएम। सबसे पहला वही प्रोटोफ्लोएम बोलते हैं। बाद में बनने वाले को क्या बोलेंगे अपन, मेटाफ्लोएम या अनुफ्लोएम कहा जाता है। जैसे जो अपन जाइलम में पढ़े थे, सबसे पहला वाला प्रोटोजाइलम, बाद में बनने वाले को मेटाजाइलम। ठीक है। अब है तीसरा जो है वो है, देखो जटिल उत्तक में जाइलम और फ्लोएम, और तीसरा जो उत्तक है वो है इसके अंदर, जैसे सरल उत्तक हो गया, ठीक है, विभजोतक हो गया, विशिष्ट उत्तक होते हैं। विशिष्ट उत्तकों के अंदर क्या होता है, इनको स्त्रावी उत्तक भी कहा जाता है। कौन सा स्त्रावी? यानी ये अपने में से कोई ना कोई पदार्थ का क्या करते हैं, स्त्राव करते हैं, इनके स्त्रावी उत्तक कहा जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे, पहला जो है वो जल रंध्र होते हैं, जो जल को बाहर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? जल को बाहर निकालते हैं, जिनको आइथोड़ बोला जाता है। ठीक है। दूसरा जो होता है, जो है ये आप देख रहे हो कि नींबू के अंदर क्या मिलती है, तेल ग्रंथियां मिलती है छिलके के अंदर आपने, तो नींबू में देखो तेल ग्रंथियां जैसे स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद में आप तीसरा जो है वो पाइनस के तने में रेजिन भरा हुआ रहता है, तो ये पाइनस का तना है, उसके अंदर रेजिन जो है वो भरा हुआ रहता है। ठीक है। ये भी एक तरह के, उसमें कुछ जो होते हैं वो ग्रंथिल क्या होते हैं, रोम होते हैं। क्या होते हैं? ग्रंथिल रोम। तो ये ग्रंथिल जैसे रोम है। ठीक है। तो ग्रंथिल रोम है डी वाला। उसके बाद में आप देखोगे बिच्छू डंक, बिच्छू डंक आपको ये बिच्छू डंक है। ठीक है, जो आपको ये मिल रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं है कि यहाँ पे है बिच्छू डंक रोम। उसके बाद में पाचक ग्रंथियां जो होती है, ये पाचक ग्रंथियां जो आपको कीटाहारी पादपों के अंदर मिलती है, पाचक ग्रंथियां। ठीक है। उसके बाद में मकरंद, जो केले वगैरह में मिलते हैं, मकरंद कोश होता है। ठीक है। और ग्रंथिल रोम, जिसमें रोम जो होते हैं वो कैसा हो जाता है, ग्रंथिल जैसा हो जाता है, इनको बोला जाता है ग्रंथिल रोम। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं जो अपने में से क्या करते हैं, पदार्थों का स्त्राव करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। वे पादपों में कुछ कोशिकाएं विशिष्ट प्रकार की संगठित होकर क्या करती है, स्त्रावी का कार्य करती है। यानी कोई भी पदार्थ का क्या करेगी, सिक्रेशन करेगी। इनको सिक्रेटरी टिश्यूज भी कहा जाता है। जैसे गोंद है, ठीक है, गम है, रेजिन है, टेनिन है, सुगंधित तेल है, एसेंशियल ऑयल है, लैटेक्स है, ठीक है, का स्त्राव करती है। इन उत्तकों को दो भागों में बांटा गया, अंतस्त्रावी और बाह्यस्रावी। सबसे पहला है बाह्यस्रावी, जो अपने पदार्थ को बाहर निकालते होंगे तो इनको बोलेंगे बाह्यस्रावी। अंतस्रावी जो अपने पदार्थ को अंदर रखते हैं, ठीक है, बाहर नहीं निकालते हैं, जब कट लगता है तो या फिर वो बाहर आते हैं।
बहिस्रावी वे कोशिका जो पौधे से बाहर स्थित होकर उत्सर्जी पदार्थों का स्राव करती है। ठीक है, इसमें पहला है ग्रंथिल रोम। क्या होते हैं? ग्रंथिल रोम। रोम में क्या होगा कि रोम वाला जो अग्र सिरा जो होता है वो ग्रंथिल जैसा हो जाता है और धीरे 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 चिपचिपा पदार्थ निकालता है, जैसे है गोंद। ठीक है, तो गोंद किसमें आएगा? ग्रंथिल रोम के अंदर। इस प्रकार की ग्रंथिल बाह्य त्वचा पे स्थित होती है, छोटे छोटे रोम पर स्थित होता है और ये गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकालता है। ठीक है, जैसे तंबाकू की पत्तियों पर ये मिलते हैं। ठीक है, तो गोंद किसमें आएगा? ग्रंथिल रोम का स्रावन होता है। दूसरा है पाचक। पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां आप देख रहे होंगे तो ये है पाचक ग्रंथियां। ये दोनों क्या है? पाचक ग्रंथियां। ये किन में मिलती है? ये मिलती है कीटाहारी पादपों में, जैसे यूट्रिकुलेरिया है। ठीक है, उसके बाद में ड्रॉसेरा है। ड्रॉसेरा, ड्रॉसेरा। ठीक है, उसके बाद में नेपथस है आदि पाचक। इनके अंदर क्या मिलते हैं? पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ये पाचक एंजाइम या प्रोटीनियल एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन वगैरह का क्या करते हैं? पाचन करते हैं। इन्हीं एंजाइम के द्वारा पकड़े गए जो कीट पकड़े जाते हैं, जो किससे बने हुए होंगे? प्रोटीन से बने हुए होंगे। पादपों में नाइट्रोजन पदार्थ से प्राप्त करते हैं। तो नाइट्रोजन पदार्थ जो होता है पादपों में, जो किससे प्राप्त होता है? कीटों से। और कीटों को डाइजेस्ट करने के लिए क्या मिलते हैं? इसमें पाचक ग्रंथियां मिलती है। राजस्थान में यूट्रिकुलेरिया जलीय आवासों में पाया जाता है। ठीक है, गढ़पादप जिसे बोलते हैं अपन। तीसरा होता है वो दंशक रोम होते हैं। रोम मतलब स्टिंग हियर होते हैं। कैसे होते हैं? स्टिंग हियर। ये ग्रंथिल रोम प्रकोपक विषैले होते हैं। कैसे होते हैं? इरिटेशन करते हैं। ठीक है, यानी ये विषैले होते हैं, पदार्थों का स्राव करते हैं। जिससे बिच्छू बूटी के अंदर यूट्री यूरी यूरी सॉरी यूरिटिका, यूरिटिका। ठीक है, यूरिटिका बिच्छू जो बुट्टी है उनमें क्या होता है? जो रोम जो निकलते हैं उनमें थोड़ा से विषले पदार्थ पाया जाता है, विष वाला पदार्थ पाया जाता है, जो जैसे ही लगने पर इरिटेशन क्या करता है? महसूस करवाता है। नेक्स्ट जो है वो है ऑस्मोफोर। ऑस्मोफोर का मतलब होता है तेलीय ग्रंथि। तेलीय ग्रंथि जो होती है अभी बताई थी किसमें? नींबू के अंदर, ऑरेंज के अंदर है। ग्रंथियों की उत्पत्ति कुछ कोशिकाओं के विघटन के फलस्वरूप होती है। अतः तेलीय ग्रंथियां में नए जात गुहिकाएं होती है। लाइसिन जो गुहिका होती है वो उसमें पाई जाती है, विघटन के दौरान जो बनती है वो। इन ग्रंथियों द्वारा सुगंधित तेल का स्रावित होता है। ठीक है, जैसे संतरे के अंदर, नींबू के अंदर उनकी सुगंध आती है। यूक्लिप्टस, मोगरा है, नारियसिस है आदि की पत्तियों, फलों के छिलकों में अधिकता में ये पाए जाते हैं। ठीक है, जो ग्रंथियां आवश्यकता से तेल का स्रावन करती है उसको क्या बोला जाता है? ऑस्मोफोर्स बोला जाता है। जो ग्रंथियां क्या करती है? आवश्यक तेल का स्रावन करती है उसको भी बोला जाता है ऑस्मोफोर्स बोला जाता है। तो ये विशेष प्रकार की ग्रंथियां हैं। ठीक है, सबसे पहला जो होती है वो रोम ग्रंथि थी, ग्रंथिल रोम। ठीक है, दूसरी है पाचक है, दशक है। ठीक है, ऑस्मो है, स्टिंग है। ठीक है, और ऑस्मोफोर है। नेक्स्ट जो है वो मकरंद। मकरंद का मतलब होता है नेक्टेरिस, नेक्टर वाले, जिसके अंदर शर्करा जैसे पदार्थों का स्रावन होता होगा। नेक्टर उसी में हो गया। ठीक है, मकरंद जिसको बोलेंगे, जो आगे जाके क्या बनाते हैं? शहद बनाते हैं। ठीक है, हनी बनाते हैं वाली ग्रंथियां मकरंद कोश कहलाती है। पुष्प के बाह्य दल पुंज या पुंकेसर के आधारी भाग अंडाशय के चारों ओर स्थित जो रहकर मकरंद स्रावित करती है। ये कोशिका या तो कहाँ मिलती है? बाह्य दल के पुंज के पुंकेसर के आधार भाग में मिलती है और अंडाशय के चारों तरफ स्थित होती है। प्राय कीट परागित पुष्प, जो कीट से परागित होने वाले पुष्प, उनके अंदर, केला जो है उनके अंदर ये पाई जाती है। नेक्स्ट जो है वो है श्लेष्मा स्त्रावी, यानी ये श्लेष्म का स्त्राव करती है पान का पत्ता में। ठीक है, पान की पत्तियों में पाई जाने वाली ग्रंथियां श्लेष्म स्त्रावित होती है, जो श्लेष्मा का क्या करती है? स्राव करती है। नेक्स्ट है गॉम टेनिन रेजिन स्त्रावी ग्रंथियां। गॉम टेनिन रेजिन, ठीक है, सिक्रेटरी, सिक्रेटरी ग्लैंड। प्राय
कोशिकाओं में फट जाने से वियुक्ता जात, जिसको आइसोजीनस बोलेंगे, गुहिका बन जाती है। कोशिका फट जाने से क्या होगी, वहां पे गुहिका बन जाती है। ये गॉन टेनिन रेजिन का क्या करती है, श्रवण करती है, श्रवण करती है। इस प्रकार की ग्रंथियां पाए अनावर्त बीजियों में और आवर्त बीजियों दोनों में पाई जाती है। सीड का जो तना है, सीड में रेजिन जो पड़ता है वो तने से मिलता है। बबूल के अंदर गौण ग्रंथियां जो है वो भी इसी का पार्ट होती है, ठीक है, जो क्या निकालती है, रेजिन निकालती है। अब एक जल रंध्र जिनको हाइडेथोट्स बोला जाता है, इनका निर्माण अचल द्वार कोशिकाओं द्वारा, जो द्वार कोशिका काम नहीं कर रही है, अचल होती है, ठीक है, तो उनसे ये बनते हैं। ये पत्तियों के सिरों पे और किनारों पे पाए जाते हैं, जहां सिरा का अंत होता है, तो ध्यान रखना सिराओं का जहां अंत होता है वहां पे ये पाए जाते हैं, तो किनारों पे पाए जाते हैं। द्वार कोशिकाओं के नीचे अंतर कोशिकीय अवकाश युक्त जीवित कोशिकाओं का समूह होता है। ये द्वार कोशिका होती है, उसके चारों तरफ नीचे जो की तरफ जो होती है वो क्या होता है, कोशिकाओं का समूह होता है, उनको बोला जाता है क्या, जल रंध्र बोला जाता है, ठीक है। तो आप देख सकोगे इसमें ये होता है जल रंध्र, ये जल रंध्र यहाँ पे ये पाया जाता है। इन सिरातिका या एपिथेल कोशिकाएं कहते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, जो कोशिकाएं यहाँ पे होती है इनको सिरातिका या एपिथेट बोलते हैं। एपिथेट के ठीक ऊपर रिक्त स्थान हो जाता है, अभी देखा था आपने, एपिथेट के ऊपर के जो आपने नीचे जो कोशिकाएं जो थी उसके ऊपर जो थी वो रिक्त स्थान था, और इस तरह से ये यहाँ पे ये कोशिकाएं होती है, ये रिक्त स्थान यहाँ पे मिलता है, ये रिक्त स्थान होता है, जो द्वार कोशिकाओं से घिरे हुए रंध्र द्वारा खुलते हैं। जल रंध्र प्राय नमीदार स्थानों पर उगने वाले शाखाओं में पादपों में होते हैं। जल रंध्र द्वारा जल व घुले हुए खनिज पदार्थों सहित क्या निकलते हैं बाहर, जल की बूंद के रूप में निकलते हैं। तो आपने देखा सुबह सुबह जो घास के ऊपर जो बूंद आती है वो भी इसी का ही भाग होता है, यही है, जल रंध्र से निकलते हैं। पिस्टिया में, टमाटर के अंदर, ठीक है, नॉस्टरसियम के अंदर, समुद्रीय शोक जिसको वाटर आइंथिस बोलते हैं, उनके अंदर घासों में जल रंध्र मिलते हैं। तो घास के ऊपर जो पानी आती है सुबह सुबह, जो क्या होता है, जल रंध्रों से बाहर निकलता है। अब ये तो थी बहिस्रावी बाहर निकालने वाली। अब है अंतस्रावी संरचना या स्रावी कोशिका। ये संचित पदार्थों का विघटन कर उसका श्रवण करती है, ठीक है, उसका क्या करती है, संचित पदार्थ का उसको स्टोर करती है और उसका विघटन करती है, और फिर उनको, ये अधिकतर पादपों के अंत में स्थित होती है, अंदर की तरफ स्थित होती है। इन्हें पुनः दो चार प्रकारों में बांटा गया है। पहला है अंतस्रावी कोशिका, पहली तो होती है कोशिका, ये भरण उत्तकों में पाई जाती है। भरण उत्तक अपने पढ़े थे, जिसके अंदर क्या होता है, एंडोडर्मिस होती है, हाइपोडर्मिस होती है, ठीक है, और दूसरा अपने आपको सामान्य बलकुटा पाया जाता है। में विचित्र कोशिका है जिसको आइडियोब्लास्ट बोला जाता है। इंपोर्टेंट, क्या बोला जाता है, आइडियोब्लास्ट। ये पदार्थ जैसे गौन, रेजिन, टेनिन, म्यूसिलेज आदि का स्वर्ण करती है आइडियोब्लास्ट। ये पदार्थ की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति के विघटन से बनती है और व्युत्पत्ति जाल गुहिकाओं के अंदर, वही ये गुहिका बना देती है, उसके अंदर रहता है। जैसे रेजिन ग्रंथियां सीड के तने में मिलती है, गौन ग्रंथियां बबूल के अंदर मिलती है, टेनिन ग्रंथियां चाय की पत्तियों के अंदर मिलती है, ठीक है। तो ये अपने में से क्या करती है, ये रेजिन निकालता है, गौन जो है वो बबूल गौन निकालता है, और चाय की पत्ती से क्या निकलता है, टेनिन निकलता है। अब होता है बहिस्रावी, दूसरा होता है रबड़ सील उत्तक। ये लंबी होती है, साकित होती है, पतली भित्ति युक्त होती है, नलिकाकार होती है। इसमें से दूध जैसा पदार्थ निकलता है, क्या दिया, दूध के समान सफेद और कुछ पीला गाढ़ा तरल निकलता है, विस्कोस, जिसको कोलाइडी प्रकृति का होता है, जिनसे लेटेक्स कहा जाता है। ध्यान रखना, क्या बोला जाता है इसको, लेटेक्स कहा जाता है। लेटेक्स एक कैसा है, जलीय इमल्सन है। कैसा है, जलीय इमल्सन होता है, जिसमें शर्करा, प्रोटीन आदि पाए जाते हैं। इन नलिकाओं की में भित्ति के आस के पास पतली परत
जीव जरिए में असंख्य केंद्रक होते हैं। क्या होते हैं? असंख्य केंद्रक होते हैं। तो ये देखो कोशिकाओं में आपको यहाँ पे ये दिख रहे हैं, असंख्य केंद्रक दिख रहे हैं, ये असंख्य केंद्रक होते हैं। इस स्थिति में एक कोशिका में बहुत सारे केंद्रक होते हैं, इनको सिनोसाइट्रिक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिनोसेंट्रिक। ठीक है, असंख्य केंद्र होते हैं। लेटेक्स या रबर सीड उत्तक मृदु उत्तकों के बीच में अनियमित रूप से क्या होते हैं? रहते हैं या वितरित होते हैं। खाद्य व अपशिष्ट पदार्थों का ये क्या करते हैं? संग्रहण करते हैं। लेटेक्स में शर्करा, प्रोटीन, एंजाइम, रबर बॉन्ड, एल्केलॉइड्स आदि का स्टोरेज करता है। ये लेटेक्स में क्या क्या होता है? शर्करा हो सकती है, प्रोटीन हो सकते हैं, एंजाइम हो सकते हैं, रबर हो सकता है, गॉन हो सकता है, ठीक है, और एल्केलॉइड्स हो सकते हैं। ये उत्तक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनको भी आगे जो अपन तीसरा प्रकार ही है, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। एक होता है रबर सीरिया कोशिका, जिसको लेटेक्स सेल बोला जाता है। नॉन आर्टिकुलेट लेटेक्स डक्ट होती है, इसके अंदर सिंपल लेटिसिफेरस होती है। कोशिका इनकी लंबी होती है, पतली होती है, बहुकेंद्र की होती है। कैसी होती है? बहुकेंद्र की होती है। जो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये क्या? बहुकेंद्र की। कोशिका एक ही या बहुकेंद्र की है। ठीक है, कोशिका की शाखा एक दूसरे के ऊपर संपर्क में तो आती है, ठीक है, लेकिन जुड़ाव नहीं होता, ये पृथक होती है। कैसी होती है? ये जो एक दूसरे से संपर्क में तो रहती है, लेकिन जुड़ाव ना होने के कारण कैसी होती है? ये पृथक रहती है। रबर सीरिया कोशिका जाल के समान संरचनाएं होती है, जो अभी दिख रही थी। कैसी होती है वो? जाल के समान की संरचनाओं का निर्माण नहीं करती है एवं उससे संयुक्त नहीं होती है। देखो जाल समान दिखे, लेकिन ये संयुक्त नहीं होती है, आपस में जुड़ती भी नहीं है। ठीक है, कोशिकाओं में जीव जरियों में अनेक केंद्र बिखरे हुए रहते हैं। इसको सब कोशिकीय, संकोशिकीय, सिनोसाइट्रिक बोलते हैं। जो बोला ना, सिनोसाइट्रिक। ये कोशिका यूफोर्बिया, मदार, कनेर, पीपल, सदाबहार, ठीक है, इनके अंदर ये पाई जाती है। जो कनेर में से दूध निकलता है ना, लेटेक्स, वो। उसके बाद में होती है रबर सीड वाहिका। कोशिकाओं में मिलने से होता है, इनमें बहुत सारी कोशिका आपस में मिलने से होता है। इनके बीच की दीवार जो हो जाती है, वो क्या हो जाती है? जो बीच की दीवार होती है, सेप्टम, वो घुल जाती है। ये संरचना लंबी, नलिकाकार, साकित होने से एक जाल सा बना देती है। क्या बना देती है? ये साकित। देखो ये साकित नहीं है, अलग अलग है। और इसमें देखो ये साकित हो गई है। कैसी हो गई ये साकित है, ये ऐसे साकित हो गई है। ठीक है, इनको बोलते हैं लेटेक्स वेसल होती है। ये कैसी होगी? यहाँ पे साकित हो गई है, जाल बना देती है। इनमें भी असंख्य केंद्र बिखरे हुए रहते हैं और लेटेक्स से भरी हुई रहती है। इसमें लेटेक्स भरा हुआ रहता है। जैसे पॉपी, पॉपी का मतलब होता है अफीम वाले प्लांट के अंदर देखोगे तो उसमें लेटेक्स मिलेगा। हेविया के अंदर, फाइकस के अंदर की जातियों में लेटेक्स से रबर बनता है। ठीक है, पपीते के लेटेक्स में पेपेन नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेपेन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो ये है अपने जो है उत्तकों के बारे में, जिनके बारे में अपने पढ़ा है। ठीक है, तो आज अपन ने पढ़ा है जटिल उत्तक और विशिष्ट प्रकार के स्रावी उत्तकों के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो अब ये उत्तक वाला जो पोर्शन जो था वो अपने खत्म हो चुका। अब जो पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे कि भाई उत्तकों की व्यवस्था जो होती है वो किस प्रकार होती है, पौधे के अंदर और तने के अंदर है, रूट के अंदर है और पत्तियों के अंदर। तो इनकी अपन एनाटॉमी देखेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ सामान्य जो है वो किस तरह से व्यवस्थित होते हैं पहले वो देखेंगे। उसके बाद में फिर देखेंगे कि स्टेम की जो है उसका एनाटॉमी कैसी है, रूट की एनाटॉमी कैसी है। उसमें रूट में भी एक बीजपत्री की, द्विबीजपत्री की, ठीक है, लीफ में भी देखेंगे, स्टेम में भी देखेंगे, दोनों में जो है वो सबकी दो 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 देखेंगे, क्योंकि एक बीजपत्री की और द्विबीजपत्री की। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।